हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, दैट इज अ चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये टीवाई बीकॉम में भी है या अदर कोर्सेस अगर आप कर रहे हो और ये टॉपिक है आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो हम लोग इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीज़ों को वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, तब आपको इस सारा कंसेप्ट क्लियर होगा और 100% गारंटी दे रहा हूं जो भी इस वीडियो को देखेगा बहुत इजी वे में आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, ये मेरी गारंटी है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? कॉस्टिंग मतलब तो सभी को पता होगा, उसका कॉस्ट फाइंड आउट करना, राइट। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? सर ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉस्ट अकाउंट में कॉन्ट्रैक्ट कुछ समझा नहीं। देखो, एवरीवन हैव ए राइट टू गेट अ प्रॉफिट और कितना प्रॉफिट हो रहा है जानना, तो सेम उसी तरह से कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं? नॉर्मली जहां पर हम लोग एक बार ठेकेदार को ठेका दे देते और वो सामने वाला क्या करता है, उसको काम को कंप्लीट करता है। नॉर्मली अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर की, तो सबसे पहले दिमाग में जहन में एक ही क्वेश्चन आता है, एक ही वो आदमी आता है जो घर बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर, राइट। जो घर बिल्डिंग, ठीक है। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हम लोग उसको बोल रहे हैं जो ब्रिजेस कर रहे, ब्रिज बनाते हैं, रोड बनाते हैं बड़े बड़े, ठीक है, बड़ी बिल्डिंग होती है, देन हाउस बनाते। तो क्या वो एक ही दिन में काम कंप्लीट होता है? नहीं। तो इन लोगों को भी तो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है कि पता करना पड़ता है। कभी कभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे रहते हैं कि 4-4 साल लग जाते। बिल्डिंग में तो सीधी सी बात है ना, 4 साल लग जाएगी, राइट। अगर रोड भी बन रहा तो 1 महीने का तो काम नहीं ना, रोड 1-1 साल भी लग जाते हैं, अगर जितना बड़ा रोड होगा उतना। और ब्रिज का तो आप सभी को पता, अगर आप मुंबई में रहते हो तो ऑलमोस्ट पकड़ के चलिए 3 साल में कोई भी ब्रिज 3 साल से पहले जल्दी बनता नहीं, मतलब 2 से 3 साल तो एकदम आराम से जाते। लेकिन क्या वो 3 साल तक वो अपना एस्टिमेट नहीं करेगा कि 1 साल में मेरा कितना प्रॉफिट हुआ? बिकॉज ही ऑल्सो पे टू द टैक्स, उसको भी टैक्स पे करना होगा, उसको भी पता करना कि भाई मेरा 1 साल में सबको पे करने के बाद में मुझे कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा है। आई एम राइट और रॉन्ग? राइट। तो ये सारी चीजों को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सीखने वाले। बहुत इजी चैप्टर है, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आता है तो बहुत इजी वे में आप क्या कर सकते हो, इसके सम सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी होती है, एक होता है, 2 कॉन्ट्रैक्टर बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टी और एक कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टी मतलब कस्टमर जो कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे ना मेरा एक घर बनवाना है, ठीक है, तो मैं कॉन्ट्रैक्टी हो गया और एक कॉन्ट्रैक्टर ने बोला हाँ सर मैं आपका घर है ना 15 लाख में पे कर दूंगा, मतलब बना दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम लोग ने डील कर दिए कि हाँ सर मैं आपका 15 लाख में क्या करूंगा भाई, ऐसा ऐसा करके आपका रूम एक तैयार कर दूंगा। उसमें एस्टिमेट पकड़ के चलो सर आपको 8 महीने लगेंगे। लोग एक एस्टिमेट टाइम भी देते हैं, आई एम राइट। तो कुछ अगर बिल्डिंग में किसी को दे रहा हूं, भाई मेरा प्लॉट है, इसमें आपको 25 माले का टावर तैयार करना, तो वो बोले कि सर कम से कम मुझे 3 साल लगेंगे। आई एम राइट और रॉन्ग? और वो मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे देगा, राइट। तो जो सामने वाला जो घर बनाने वाला है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टर। और एक होता है कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है? जो अपना घर बनाने के लिए, मतलब जो पे करने वाला है, दैट इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्टी। मतलब कस्टमर को हम लोग बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टी, और जो घर बना रहा है उसको हम लोग कहेंगे कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आ सकता है। डन एवरीवन? हमको मोस्टली किसकी बुक बनाना होगा? कॉन्ट्रैक्टर की। देखिए कॉन्ट्रैक्टर को पता चलना चाहिए कि भाई मेरा साल भर में कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका नॉर्मली ना एकदम सिंपल फॉर्मेट है तुम्हारा, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मेट रहेगा, परफॉर्मा बोल सकते हैं या तो फिर फॉर्मेट बोल सकते हैं। यहां पे ऑल एक्सपेंसेस लिखेगा, वो क्या करेगा, अपने एक्सपेंसेस लिखेगा, ठीक है। और ये साइड में क्या करेगा, उसके पास में जो भी इनकम आई रहेगी वो सारी चीजें लिखेगा, या तो कुछ रिटर्न हुआ रहेगा वो लिखेगा। तो टू मटेरियल, टू लेबर, टू मोस्टली मैंने क्या किया, जो आपकी टेक्स्ट बुक में ना उसमें बहुत लिमिटेड है, तो हर सब में जो जो एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हुए वो सारी चीजों को कवर किया। इसके लिए बोल रहा बहुत ज्यादा, इसके अलावा मिलना तुमको वर्ड बहुत मुश्किल है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ स्पेशल प्लान।
कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसके लिए मुझे स्पेशल कुछ ना मशीन बाय करना पड़ता है। क्या बाय करना पड़ता है कि खाली वही घर के लिए मुझे बाय करना पड़ रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ स्पेशल प्लांट। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। देखो मैंने तो किसी ना किसी से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठीक है, लेकिन वो पूरा काम मैं नहीं करूंगा, क्या करूंगा, थोड़ा बहुत काम किसी और से करवाऊंगा, दैट इज नोन एज सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। ओके डन। सो सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस क्या होता है, देन डेप्रिसिएशन। अब आपने जो भी यूज किए रहेंगे, मशीन तो यूज किए रहेंगे, तो कितना लॉस हुआ। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 5 लाख की मशीन है, अगर आपने वो घर जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, तो हो सकता है कि आपने 1 साल पूरा यूज किए और 10% डेप्रिसिएशन, मतलब आपका लॉस कितना हुआ, पूरा मशीन 5 लाख की तो यूज नहीं हुई, तो 5 लाख का 10% होगा 50,000। सो यू विल राइट हियर डायरेक्टली 50,000। ये सब में ना खाली प्रॉब्लम अगर स्टूडेंट्स को आती है तो वो है तुम्हारा डेप्रिसिएशन, उसको भी हम लोग आने वाले सब में कवर करेंगे। आर्किटेक्ट फीस, डन। ये सब किसका खर्चा है, कॉन्ट्रैक्टर का। ऑफिस ओवरहेड, सुपरविजन, सुपरवाइजर सैलरी, सुपरविजन चार्जेस, आरसीसी कंसल्टेंस फीस, यहां तक के सारे एक्सपेंसेस है। अब इसको मैं अभी नहीं एक्सप्लेनेशन दूंगा, यहां पर बताऊंगा। मटेरियल रिटर्न हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ये तुम्हारा डेबिट है, क्रेडिट है। बाय सेल्स ऑफ स्क्रैप, क्रेडिट में लिखो। बाय सेल्स ऑफ प्लांट, बाय मटेरियल लॉस बाय फायर, मोस्टली 4 या 5 चीजें आती है। अब उसके बाद में बाय वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल एट द साइट, मतलब आपके पास में आपने मटेरियल स्टार्ट में फॉर एग्जांपल 1 लाख का ले लिए, लेकिन हो सकता है कि लास्ट में आपके पास में मटेरियल 20,000 का बच गया, तो दैट इज नोन एज अ मटेरियल एट द साइट। प्लांट एट द साइट मतलब पूरी मशीन आपने यूज नहीं की, लास्ट में कितनी बच गई वो लिखोगे। अब 2 चीजें आती है, वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड। आपने कितना काम कंप्लीट किया, दैट इज नोन एज अ वर्क सर्टिफाइड, और कितना काम बाकी है, दैट इज नोन एज द वर्क अनसर्टिफाइड। इसके बारे में हम यहां पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब क्या होगा डियर फ्रेंड्स, मोस्टली यहां पे आपको ज्यादा अमाउंट मिलेगा, और फॉर एग्जांपल यहां पे आपको 10 लाख रुपीस मिला, ठीक है, और यहां पे आपने मिला कि फॉर एग्जांपल 7 लाख, तो 3 लाख का क्या हो गया, प्रॉफिट। लेकिन ये पूरा एंटायर प्रॉफिट नहीं है, बिकॉज एंटर प्रॉफिट कब होता, अगर वो 1 ही साल में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता, लेकिन हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा 2 साल चल रहा होगा, तो मैं वो साल के लिए मान के चलूंगा कि 3 लाख रुपए मेरा पूरा प्रॉफिट नहीं है। क्या नहीं है, पूरा प्रॉफिट। अगर 1 ही साल में आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो नॉशनल प्रॉफिट नहीं आएगा, डायरेक्टली प्रॉफिट आता है। पूरा पैसा आप एंजॉय कर सकते हो, लेकिन आपका जब एक कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट मोस्टली 2 साल 3 साल का चलता ही रहता है, उससे कम का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है। अब क्या करोगे आप लोग, नेशनल प्रॉफिट को यहां लिखोगे और देखोगे कि भाई मेरा कितना काम कंप्लीट हुआ, उसके हिसाब से आप प्रॉफिट में रखोगे, और थोड़ा बहुत पैसा क्या करोगे, जनरल रिजर्व करोगे। बिकॉज आने वाले साल के लिए अगर मैंने पूरा प्रॉफिट खर्चा कर दिया तो कैसा चलेगा, काम नहीं चलेगा। डन। तो ये तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉशनल प्रॉफिट को में क्या होता है, 2 जगह आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पहला है प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा है रिजर्व। इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे कॉलम पूरा क्रिएट किए, ठीक है। ये बेसिक समझ में आ गया रहेगा आपको। फॉर्मेट थोड़ा सा और आगे जाते, हाउ टू फाइंड द वर्क सर्टिफाइड, मतलब कितना काम हुआ है, कैसे हम जाने, कितना पैसा प्रॉफिट में डालना है, कितना पैसा जनरल रिजर्व, इसका भी आपको बुक में फॉर्मूला दिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते वर्क सर्टिफाइड, आपने माना कि 5 लाख का काम कंप्लीट हो गया। सर्टिफाइड का मतलब क्या होगा ना, कि आप खुद क्या करोगे, अपॉइंट करोगे एक आर्किटेक्टर को, बोलोगे भाई देख ले ये कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है इतना काम हुआ कि नहीं, उसने क्या बोला कि हाँ सर वर्क, मतलब मेरे हिसाब से ना 5 लाख का काम हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं वर्क सर्टिफाइड। मतलब वो मैं सर्टिफाइड कर रहा हूं कि भाई उतना काम हो चुका है। और मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिया था फॉर एग्जांपल 25, मतलब मैंने घर उसको बनाने के लिए दिया था 25 लाख में, कितने में दिया था, 25 लाख रुपीस में। अब मुझे ये मानना है कि भाई मेरा कितना काम कंप्लीट हुआ है, क्या हुआ है, कितना काम कंप्लीट हुआ, तो कैसे करेंगे, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। तो वर्क सर्टिफाइड आपका 5 लाख डिवाइड बाय 25 लाख, सो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, 5 जा 1, मतलब आप कितना मान के चलोगे, कितना काम कंप्लीट हो गया आपका, 5 डिवाइड बाय 25,
तो मान के एग्जाम्पल के तौर पे आपने समझो कि 50% काम हुआ है या तो 25% काम हुआ है। कितना हुआ है? 25% क्या हुआ है? आपका काम हुआ है, या तो 20% काम हुआ है। जो भी जितना भी आपने यहाँ से फॉर्मूले से फाइंड करना है, क्या करना है? फॉर्मूले से फाइंड करना है। जब फॉर्मूले से फाइंड करोगे तो आपको इजी वे में पता चल जाएगा। चलो इसी को करेक्शन करते हैं हम लोग। 25 लाख, ठीक है। ये 5 0 कैंसिल, 5 1 जा, ये हो गया 5 जा, ठीक है। और अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो हम लोग को कितना मिलेगा? यहाँ पर 40% मिलेगा। कितना मिलेगा? 40% है ना। ये हो गया 5 जा, ये 20%, सॉरी कितना काम हुआ है? 20% काम हुआ है। अगर ये परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे मतलब अप टू 25, अगर आपका 25 से कम काम हुआ है ना तो पूरा की पूरा आपको क्या करना पड़ेगा? रिजर्व, मतलब प्रॉफिट में डाल ही नहीं सकते, वो तुम प्रॉफिट मानोगे नहीं, ताकि आपका तो सिर्फ अभी तक 25% भी काम नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस हटाना पड़ेगा। पूरा की पूरा रिजर्व में जाएगा पैसा। कहा जाएगा? रिजर्व में जाएगा, ठीक है। आपका वो साल का प्रॉफिट माना ही नहीं जाएगा। अगर 25 और 50 के बीच में काम कंप्लीट होता है तो आप लोग बोल सकते हो कि 1/3, मतलब एक हिस्से का क्या करूंगा? प्रॉफिट में बांटूंगा और जो बचा हुआ रहेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग यहां भी लेते हैं कि 10 लाख का तुम्हारा क्या हुआ था? नॉशनल प्रॉफिट आया था। कितना आया था? 10 लाख रुपीस का नॉशनल प्रॉफिट, ठीक है। अगर इसका हम लोग 1/3 निकालते हैं तो आपको फॉर एग्जांपल मिलेगा 2,50,000 और 7,50,000 को आप लोग क्या करोगे? फिर माइनस करके रिजर्व में डालोगे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। 25 to 50 होता है तो 1/3 इंटू नेशनल प्रॉफिट, नॉशनल, ठीक है, इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर 50 to 90 के बीच में काम हो रहा आपका, मतलब ऑलमोस्ट, तो 2/3, मतलब इस बार आप क्या करोगे? थोड़ा सा प्रॉफिट और ज्यादा था कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे 2/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। नियरिंग कंप्लीटेशन, मतलब होने पे ही है, समझो 95 ऐसा कुछ होने पे ही है, क्वेश्चन में क्लियरली दिया रहता है। तो एस्टिमेटेड इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अगर आपका पूरा काम हो गया है तो पूरा की पूरा क्या रहेगा? फिर वो प्रॉफिट रहेगा। आपको जनरल रिजर्व लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन एवरीवन। तो ये तुम्हारा बेसिक था। अब इसके कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं? देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन होगा कि सिर्फ आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना, वो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन आपको एक ही साल में 6 महीने का बनाना है। हो सकता है कि मैनी कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्टर एक ही है लेकिन उसके अलग अलग क्या चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, मैनी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंटा क्रूज में उसका ऑफिस है और उसका एक पहला कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है फॉर एग्जांपल वसई में, ठीक है, और सेकंड कॉन्ट्रैक्ट उसका चल रहा है वाशी में, और थर्ड कॉन्ट्रैक्ट उसका चल रहा है सूरत में, फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट उसका चल रहा है दिल्ली में। अलग उसी साल में अलग अलग जगह पे, लेकिन फॉर्मेट आपका सेम होगा। डन। हो सकता है एक कॉन्ट्रैक्ट उसका 3 साल चल रहा है, क्वेश्चन में बोलेगा आपको 3 साल के लिए। डन एवरीवन। एक होता है एस्टिमेट, मतलब मैंने पहले से एस्टिमेट किया कि कितना खर्चा होगा, और एक रियल खर्चा कितना हो रहा है तो उसको भी कंपेयर करना पड़ेगा। सो 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन है लेकिन सभी का फॉर्मेट सेम है, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। आगे वाले वीडियो में आपको इसके सम्स देखने मिलेंगे, लेकिन ये आप एकदम कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझो, इसको आप अच्छे से याद कर लो। हो सकता है आपकी टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा, नहीं दिया है तो इसको लिखो और याद करो। जिसको भी ये लेक्चर समझ में आ जाएगा, डेफिनेटली बोलता हूं उसको सम इजी वे में समझ में आएगा। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा, जो डायरेक्टली वीडियो के सम देखेगा, तो जो सम्स के वीडियो देखेगा उसको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। सो होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, स्पेशली अगर आप टीवाई बीकॉम में हो। देखिए टीवाई बीकॉम में ये फ्लैश 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, तो जितना हो सके पॉसिबिलिटीज प्लीज शेयर करो। और जो भी स्टूडेंट्स अगर एग्जाम दे रहा है टीवाई बीकॉम का, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप हमारे ग्रुप में जुड़िए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके साथ में शेयर करेंगे। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। बाय बाय।